Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Nizamuddinutmani, working as assistant professor, medical specialist, gastroenterologist, and pharmacologist, Khyber Medical College, Peshawar. And I welcome all of you to my YouTube channel at the name of Pharma Medica. And today we are going to discuss a very, very important topic, and that is the drug treatment of Parkinson disease. Now, what is a Parkinson disease? It's a neurodegenerative disease of the CNS. There is dysfunction of the basal ganglia, degeneration of the dopaminergic neuron in the substantia nigra, which is the basal ganglia. And it was first described by the James Parkinson in 1817. So paralysis agitans or the shaking palsy. Okay? Because there is shaking tremors, pell rolling tremor, और इसके वजह से उन्होंने इसको पहले पैरालिसिस एजिटेन या शेकिंग पाल्सी का नाम दिया, लेकिन बाद में जिस बंदे ने इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था उसके नाम पे इस डिजीज़ का नाम रखा गया पार्किंसन डिजीज़. Parkinson disease के incident it's about 1% above the age of 60 years. It is less in smoker. एक ulcerative colitis है और एक Parkinson disease है. इन दो disease के बारे में कहते हैं कि ये smokers में कम होते हैं. It occurs in the middle age. So about at the age of 40, 45 या 50 से ये शुरू हो जाती हैं. ये लाइफ स्पेन को कम करती है because of the disability. And there may be repeated head trauma may be one of the cause. ग्रेट मोहम्मद अली आप या उसका नाम आप सबको याद है. ही वाज आल्सो अ पेशेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज. ही वाज अ बॉक्सर और उसकी रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से उसको ये डिजीज हुई थी. ठीक है. What is basal ganglia? इसकी इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, but this is a group of nuclei at the base of the brain, and they have multiple function. It's make communication with the upper brain, and it's basically responsible for your behavior and for your cognition and for your emotional functions. आप already इसको anatomy में पढ़ चुकी है और इसकी physiology भी पढ़ चुकी हैं, so इसकी इतनी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा. लेकिन basal ganglia का क्या लिंक है पार्किंसन डिजीज के साथ, वो आगे वाले स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. इस स्लाइड्स को भी मैं स्किप करता हूँ, ये ऑलरेडी एनाटॉमी के स्लाइड्स है, यू नो अबाउट इट. So, what are the main four features of the Parkinson disease? Number one, there will be bradykinesia. Bradykinesia means slow motion. जब मरीज मोशन को स्टार्ट करते हैं, पहले तो उसको फर्स्ट कदम लेना बड़ा मुश्किल होता है, फिर वो छोटे छोटे कदम लेते फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तेज हो जाते हैं. ठीक है ना. सो द फर्स्ट थिंग इज द ब्रेडिकाइनेसिया, स्लो इनिशिएशन इन रिपीटिशन ऑफ मूवमेंट. देन मस्कुलर रिजिडिटी. जब आप इसके हाथ देखेंगे, सो देयर इज टाइप ऑफ रिजिडिटी व्हाट वी कॉल एज द कॉक व्हील रिजिडिटी, और फुट में और लेग्स में जो है ना वो लेड पाइप रिजिडिटी होगी. एंड देयर विल बी ट्रेमर्स. ट्रेमर्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ, जिस तरह आप तस्बीह पढ़ते हैं, हैंड शेकिंग जो तस्बीह वाला ट्रेमर है, ठीक है ना, इसको कॉल्ड पिल रोलिंग ट्रेमर्स. ठीक है. सो दीज आर द रेस्टिंग ट्रेमर्स एंड दीज आर द पिल रोलिंग ट्रेमर्स. ठीक है. और जब आप उसको कहते हैं कि ये चीज़ उठा ले, मतलब उसको जब इस किस्म की वो मूवमेंट शुरू होती हैं, अक्सर यूनिलेटरल होती है लेकिन बायलेटरल भी हो सकती है. और जब आप उसको कहते हैं कि ये कप उठा ले या कोई और चीज़ उठा ले टेबल से, तो ये उसकी जो ट्रेमर थे वो थोड़े से कम हो जाते हैं. एंड देन इम्पेयरमेंट ऑफ द पोस्चरल बैलेंस लीडिंग टू डिस्टर्बेंस ऑफ गेट एंड फॉलिंग. सो पोस्चरल जो उनका होता है वो डिस्टर्ब हो जाती है और अक्सर इन लोगों में गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. एक तो ये कि जब ये लोग उठते हैं तो इनकी जो फर्स्ट स्टेप है इनको लेना बड़ा मुश्किल होता है, और यही वक्त होता है कि ये अपने पोस्चर को मेंटेन नहीं करती और इनमें फिर गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है. दिस इज़ द टिपिकल पोजीशन. ये इस तरह शुरू हो जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो आगे की तरफ बढ़ती हैं तो इनमें फिर चांसेस ऑफ फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है. So, coming to the main cardinal symptom, that is the bradykinesia, the muscular rigidity, resting tremor, and stooped posture, that is the dragging of legs. क्लिनिकल डायग्नोसिस है. इसके डायग्नोसिस इसके लिए कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है. यू एक्सक्लूसिवली डायग्नोज द डिजीज़ बाय क्लिनिकल मेथड्स. ठीक है. हाँ, अब बाज़ लोग में हम कॉपर लेवल करते हैं ताकि विल्सन डिजीज़ को एक्सक्लूड कर लें. अगर पार्किंसन डिजीज़ बड़ी अर्ली एज पे शुरू हो जाए, यानी एट द एज ऑफ 20-25 पे शुरू हो जाए, देन यू विल हैव टू इन्वेस्टिगेट द पेशेंट फॉर द विल्सन डिजीज़ व्हिच इज़ द ओवर डिपोजिशन ऑफ द कॉपर. ठीक है. बेसल गैंग्लिया जो कि नॉर्मल बेसल गैंग्लिया है और जिसमें जिन लोगों में पार्किंसन डिजीज़ है उनकी बेसल गैंग्लिया में यही फ़र्क होता है कि ये जो नॉर्मल बेसल गैंग्लिया हैं इनमें ये पिगमेंटेड और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इसकी रेशो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पार्किंसन डिजीज़ में वो जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है वो ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है.
ये आप इस पिक्चर में भी आपको ये वाज़ेह हो जाता है कि जब नॉर्मल न्यूरॉन्स होते हैं देयर इज मोर एंड मोर डोपामीन, दिस इज इन नॉर्मल पेशेंट, वाइल इन पार्किंसन पेशेंट डोपामीन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो यहाँ तक आपको ये समझ आ गई कि ये डिजीज़ होता किसकी वजह से, ठीक है। ये डोपामीन सिंथेसिस के सारे स्टेप्स हैं, ये भी आप फिजियोलॉजी में आप पढ़ चुके हैं कि टायरोसिन एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द डोपामीन, और डोपामीन फिर डिफरेंट एंजाइम के थ्रू वो मेटाबोलाइज हो जाती है और वो फिर बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। सो इसकी डिटेल में भी मैं नहीं जाऊँगा, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, ठीक है। अब आते हैं मेन उसकी तरफ कि ये डिजीज़ होती क्यों है। सो डिजीज़ होती है जब डोपामीन की कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो, ठीक है। और डोपामीन किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है? डोपामीन के बहुत सारे रिसेप्टर थे, दे आर प्रेजेंट इन द बेसल गैंग्लिया, दे आर प्रेजेंट इन द ब्रेन, दे आर प्रेजेंट इन अदर टिश्यू। सो देयर आर टू टाइप ऑफ मेन रिसेप्टर, वन इज द D1 एंड द अदर वन इज द D2। लेकिन कुछ एरिया में D3 रिसेप्टर्स भी हैं, ठीक है। D1 इज मेनली एक्साइटेटरी और D2 दैट इज इनहिबिटरी, और D3 जो है वो उसके फंक्शन अभी तक इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग आ गए। अब आपकी कंसेप्ट बनाता हूँ कि पार्किंसन डिजीज़ क्या चीज़ है। पार्किंसन डिजीज़ जब आपके डोपामीन और एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल हो तो आप एक नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं, ठीक है। जब आपके डोपामीन की एक्टिविटी कम हो जाती है तो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी ऑटोमेटिकली वो ऊपर आ जाती हैं। सो ऐसी कंडीशन ये पार्किंसन के टिपिकल सिम्टम जो है ना वो इसकी वजह से कि देयर इज डिक्रीज डोपामीन, डोपामीन की नॉर्मल एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी फंक्शन कम हो जाती है और एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, एंड द पर्सन डेवलप द साइन एंड सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज। तो जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो ट्रीटमेंट का तरीकाकार ये है कि आप डोपामीन को इंक्रीज कर लें और एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को कम कर लें, एंड यू विल ट्रीट द पेशेंट, ठीक है। सो दिस इज नॉर्मल पेशेंट, एसिटाइलकोलिन और डोपामीन एक नॉर्मल बैलेंस में है। पार्किंसन में ये है कि डोपामीन कम हो जाती है, एसिटाइलकोलिन बढ़ जाती हैं, सो पर्सन जो है ना वो पार्किंसन डेवलप करती हैं। This is the pathogenesis: decrease dopamine, increase acetylcholine. नाउ ट्रीटमेंट क्या करेंगे? या तो डोपामीन को इंक्रीज कर ले और या फिर एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को डिक्रीज कर ले, सो यू विल इजीली ट्रीट दिस पेशेंट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द ड्रग्स, तो आपको समझ आ गई कि दो ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं। एक वो ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो कि डोपामीन पे काम करती है, यानी या तो डोपामीन के तरह काम करती है, या डोपामीन के रिसेप्टर पे काम करती है, या डोपामीन की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, या डोपामीन के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं। और जो दूसरा ग्रुप ऑफ ड्रग है वो एसिटाइलकोलिन को या तो कम करती है या फिर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है और एंटी एसिटाइलकोलिन वो काम करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ग्रुप में यानी ग्रुप ए में हमारे पास वो ड्रग है जो कि डोपामीन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। सो इसमें लियोडोपा है, लियोडोपा इज अवेलेबल एट द नेम ऑफ साइनेमेट, ठीक है। ये कार्बिडोपा के साथ इसकी कम्बिनेशन है। ये कम्बिनेशन क्यों देती है आगे वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा। एंड ड्रग विच डिक्रीज द डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामीन, जिस तरह मैंने कहा या तो आप डायरेक्टली डोपामीन दे दें या फिर ऐसे ड्रग्स दे दें कि डोपामीन की डिस्ट्रक्शन को कम कर दे, ठीक है। सो इसमें एक ग्रुप है डोफा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, दैट इज द कार्बिडोपा एंड बेंसेराजाइड। The other one group of drugs which decrease the dopamine, which also decrease the dopamine metabolism, उसमें है केटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर, एंटेकाफोन एंड टोल्काफोन। और एक और ग्रुप ऑफ ड्रग है जिसको हम मोनो अमान ऑक्सीडेज इनहिबिटर कहते हैं, उसमें सेलिजिलीन और रेसेजिलीन है, ठीक है। सो या डोपामीन डायरेक्टली दे दें या ऐसे ड्रग्स दे दें जो कि उन एंजाइम्स को ब्लॉक कर ले जहाँ पे डोपामीन के मेटाबॉलिज्म होते हैं। सो उसमें एक डोपामीन डिकार्बोक्सिलेज है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज, उसमें एक केटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज है, और इसमें जो थर्ड एंजाइम है वो मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, ठीक है। ये तीन एंजाइम है जिसके थ्रू उसके मेटाबॉलिज्म होती है डोपामीन की। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब बॉडी में डोपामीन आ जाती है डोपामीन, तो वो डोपामीन या तो इस केटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज के थ्रू मेटाबोलाइज हो जाती है, एंड इट इज कन्वर्टेड टू ओ मिथाइल डोपा, ओ मिथाइल डोपा 3 ओ मिथाइल डोपा में कन्वर्ट हो जाती है। एक तो ये मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, इसको अगर आप ब्लॉक कर ले तो आप डोपामीन की कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो एंजाइम है वो है डोपा डिकार्बोक्सिलेज, अगर आप इसकी एक्टिविटी को कम कर ले तो आप डोपामीन की वो बढ़ा सकते हैं। तीसरा जो एंजाइम्स है वो है मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ये मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर को ब्लॉक कर ले तो आप यहाँ पे भी आप डोपामीन की मेटाबॉलिज्म को कम कर सकते हैं और डोपामीन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। सो दो किस्म के ड्रग्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एक आपने डोपामीन दे दिया, दूसरा आप वो ड्रग्स दे रहे जो कि डोपामीन की मेटाबॉलिज्म को कम कर ले, और तीसरा ग्रुप जो डोपामीन के साथ लिंक है वो ड्रग है कि डोपामीन की एक्टिविटी को उसके रिसेप्टर पर बढ़ाए। यानी डोपामीन वही है
या डोपामीन की तरह वो काम करते हैं या फिर उसी डोपामीन की एक्टिविटी को इनके रिसेप्टर पर बढ़ाते हैं, और वो जो ड्रग्स होते हैं वो भी डोपामिनर्जिक ड्रग है, यानी वो भी डोपामिन की तरह काम करते हैं। सो उसमें ब्रोमोक्रिप्टिन, परगोलाइड, प्रेमिपिक्सोल एंड रोपिनेरोल, ये वो ड्रग्स हैं जो कि डोपामिन की एक्टिविटी को उनके रिसेप्टर पर बढ़ाते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। ये डोपामिन है, डोपामिन की या तो डोपा डीकार्बोक्सिलेज के थ्रू मेटाबॉलिज्म होती है या फिर केटिकोल और मिथाइल ट्रांसफेरेज के थ्रू इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। ये ब्रेन के बाहर है, ये ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर की टिश्यू से बाहर है। जब ब्रेन के अंदर आ जाती हैं तो इसके मेटाबॉलिज्म या तो केटिकोल और मिथाइल ट्रांसफेरेज के थ्रू होती है या फिर मोनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर के थ्रू होती है। अगर इन दोनों को आप ब्लॉक कर ले सो देयर विल बी मोर डोपामिन। ठीक है, और जो तीसरा ग्रुप ऑफ ड्रग है या वो ब्रोमोक्रिप्टिन और परगोलाइड है या रेमिपेक्सोल और रोपिनेरोल है, जो कि डोपामिन की एक्टिविटी को उनके रिसेप्टर पर बढ़ाते हैं या खुद डोपामिन की तरह काम उनके रिसेप्टर पर करते हैं। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स। द अदर ग्रुप ऑफ ड्रग्स, जिस तरह मैंने कहा कि दूसरा जो ग्रुप है वो एंटीकोलिनर्जिक हैं, यानी एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को कम करते हैं। सो इसमें बेंजट्रोफिन, बेंजहेक्सोल, बाइपेरिडीन, ट्राइहेक्साफेनिडाइल और फेनिड्रीन एंड प्रोसाइक्लिडीन, दीज आर द ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। और इसके अलावा कुछ और ड्रग हैं जिनका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक क्लियर नहीं है, बट दे आल्सो प्रोड्यूस एक्शन लाइक दे आल्सो हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज, और इस पे एपोमॉर्फिन है और एमांटाडीन है। ठीक है, सो दिस इज द नॉर्मल पेशेंट, दिस इज एबनॉर्मल पेशेंट वेयर डोपामिन इज लो एंड एसिटाइलकोलिन is high. So if you treat such patient, you give the drugs like dopamine, or you give the drugs which are against the action of acetylcholine. Now coming to these drugs individually. ठीक है, we will start from the levodopa. This is the most important drug. Levodopa, it's the dopamine does not cross the आप डायरेक्टली डोपामीन नहीं दे सकते हैं। जब आप डोपामीन IV देते हैं या ओरली देते हैं, डोपामीन डजंट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। सो हम उसको एक ऐसी फार्मूलेशन में देते हैं कि वो फिर ब्रेन के अंदर जाके वहाँ पे इसकी एक्टिवेशन होती है। ठीक है, वहाँ पे ब्रेन के अंदर फिर इसकी एक्टिवेशन होती है। So dopamine doesn't cross the blood-brain barrier. So levodopa, which is an isomer of the dopamine, is used. ठीक है, ये डोपामिन के एक आइसोमर, इसको हम यूज करते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। levodopa does enter the brain via L-amino acid transporter. levodopa is decarboxylated inside the brain. फिर क्या होते हैं, इसके decarboxylation होती है and it is converted into the dopa, which is a precursor of the dopamine in norepinephrine. ठीक है, so वहाँ पे फिर ये levodopa ब्रेन के अंदर डोपा में कन्वर्ट हो जाती है और डोपा से फिर डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन बन जाती है। ठीक है, The benefits of dopaminergic drugs appears to depend mostly on the stimulation of the D2 receptor, जो जहाँ पे अंदर जो D2 receptor है उसकी stimulation पे ज़्यादा effect करती हैं। However, D1 receptor stimulation may also be required for maximal benefits. On the newer drugs, one of the newer drug is D3 selective, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। Levodopa particularly improve the ब्रेडिकाइनेजिया, ये मरीज की जो ब्रेडिकाइनेजिया है यानी मोमेंट की जो स्लोनेस है, इसको ये इम्प्रूव करती है। ठीक है, Pharmacokinetic, levodopa is rapidly absorbed from the small intestine. Plasma concentration is usually 1 in 2 hours. It is achieved. The plasma half-life is 1 to 3 hours. ठीक है, इस वजह से लोग डोपामिन जब हम देते हैं ये levodopa, तो ये हम मरीज को कहते हैं कि हर 6 घंटे के बाद आप एक दवाई ले लें, एक गोली ले लें। ठीक है ना, इट इज़ गिवन 4 times daily. ठीक है, हर 6 घंटे के बाद। द मेन मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट है इसकी वो एक HVA है, होमोवेलेनिक एसिड है, और डोपैक है, वो डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटिक एसिड है। वो डायग्राम में ऑलरेडी क्लियर है, आप लोगों को मैंने पहले से ये बता दिया था। ठीक है, okay, only about 1 to 3% of the levodopa enter into the brain. The remainder is metabolized extra cerebrally by dopamine decarboxylase to the dopamine. ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट में क्लियर कराना चाहता हूँ। अगर हम levodopa अकेले दे दें तो levodopa is basically converted into the dopamine. तो डोपामिन या डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम वो ब्रेन के बाहर भी मौजूद है और ब्रेन के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। अगर ये levodopa ड्रग्स ब्रेन के बाहर इसकी कन्वर्जन हो जाए या इसकी एक्टिवेशन हो जाए टू द डोपामिन, इट विल नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, और ये एक्स्ट्रा सेरेब्रली इसकी जो एडवर्स इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। तो ये लोग क्या करते हैं, इसके साथ एक और ड्रग मिलाते हैं जिसको हम डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर कहते हैं। वो डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर जिसको आमतौर पे एक कम्बिनेशन में आ जाती है साइनेमेट के नाम पे, levodopa और कार्बिडोपा की कम्बिनेशन। सो वो ब्रेन के बाहर
डोपा डी कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करती हैं। सो ब्रेन के बाहर लीवोडोपा की एक्टिवेशन नहीं होती। जैसा वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है और ब्रेन के अंदर चला जाता है तो कार्बिडोपा बाहर रह जाती है और लीवोडोपा अंदर चला जाते हैं, और इनसाइड द ब्रेन दैट लीवोडोपा इज देन कन्वर्टेड into the dopamine or the active form. So carbidopa, which is the dopa decarboxylase inhibitor, it reduces the peripheral metabolism of the levodopa. So it's available in combination in the form of cyanamide. ठीक है, ये cyanamide drug है, इसमें दो मेडिसिन है, एक कार्बिडोपा और एक लीवोडोपा। ये कार्बिडोपा ब्रेन के बाहर जो डोपा डिकार्बोक्सिलेज है उस एंजाइम को ब्लॉक करती हैं और इसकी जो मेटाबॉलिज्म है लीवोडोपा के वो उसको ब्लॉक करती है। ठीक है, सो हमारे पास ये दो ड्रग्स है, डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, एक कार्बिडोपा है और एक हमारे पास ये जो और ग्रुप है ये वाला कि ये डोपामीन रिसेप्टर के साथ डायरेक्टली मिल जाती है एंड दे प्रोड्यूस एक्शन लाइक द डोपामीन। ठीक है, सो उसमें हमारे पास एर्गोट अल्कलाइड्स है, उसमें ब्रोमोक्रिप्टिन इन परकोलाइड है, और कुछ हमारे पास नॉन एर्गोट है जिसमें रोपिनरोल, प्रेमिपिक्सोल और एपिमॉर्फिन। ठीक है, ये वो ड्रग्स है जो कि डोपामीन रिसेप्टर के साथ मिल जाती है। ठीक है, डोपामिनर्जिक थेरेपी में बेस्ट बी इनिशिएटेड विद डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट। हम क्या करते हैं, हम यूजुअली वी गिव the dopamine in the form of levodopa. We also give the carbidopa to prevent the levodopa metabolism, and we also give one of the receptor agonists. ठीक है, alternatively a low dose of the carbidopa plus the levodopa in the form of cyanamide is introduced and a dopamine receptor agonist is then added. ठीक है, पहले आप cyanamide से स्टार्ट करें और बाद में फिर इनमें से कोई एक ड्रग आप इंट्रोड्यूस कर लें। ठीक है, इनमें दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक प्रेमिपिक्सोल एंड द अदर वन इज द रोपिनरोल। प्रेमिपिक्सोल इट इज अ नॉट ergot derivatives, it is professional affinity for the D3 रिसेप्टर। मैंने पहले कहा था कि एक ड्रग इसमें ऐसे है जिसका D3 रिसेप्टर पे ज़्यादा एफिनिटी है, वो प्रेमिपिक्सोल है। इट इज़ इफेक्टिव एज अ मोनोथेरेपी फॉर माइल्ड पार्किंसन डिजीज, आप अकेले भी इसको दे सकते हैं। एंड डिक्रीज डोज ऑफ द लीवोडोपा एमेलियोरेट द इफेक्टिव सिम्टम एंड पॉसिबल न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अगर आप ये दे दें तो आपको फिर लीवोडोपा के डोज कम करनी पड़ेगी। ठीक है, एफिकेसी बहुत अच्छी है। ठीक है, देयर आर सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग, वन इज द पेनलेस डिजिटल वेजोस्पैज्म। पेनलेस डिजिटल वेजोस्पैज्म खासकर ये ब्रोमोक्रिप्टिन या एर्गोट अल्कलाइड के साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। एंड कार्डियक वेलोपैथी ये परगोलाइड के साथ ज़्यादा है। इन एरिथ्रोमेलाल्जिया इट इज अ रेड टेंडर पेनफुल स्वोलन फीट इन ओकेजनली हैंड्स एंड एट टाइम एसोसिएटेड विद आर्थ्राल्जिया। ठीक, सो ये दीज आर सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दीज dopamine receptor agonist. ठीक है, दिस इज erythromelalgia, दिस इज also erythromelalgia pictures. ठीक है, now coming to another group of drugs which is the monoamine oxidase inhibitors, one is the Selegiline and the other one is the Selegiline. ठीक है, ये तो हमने डिस्कस किया कि या तो डोपामीन दे दें या फिर कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड दे दें विच आर द डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, या फिर डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट देती ब्रोमोक्रिप्टिन और परगोलाइड या प्रेमिपिक्सोल एंड रोपिनरोल। ये एर्गोट अल्कलाइड है, ये नॉन एर्गोट अल्कलाइड है। अच्छा, अब ये दो ग्रुप ऑफ ड्रग रह गए हमारे पास, एक है this monoamine oxidase inhibitor and the other one is the catechol or methyl transferase inhibitor. ठीक है, सो इस ग्रुप में जो monoamine oxidase inhibitors है इसमें दो ड्रग है, one is the Selegiline and the other one is the Selegiline. Dopamine is basically converted into the DOPAC, dihydroxyphenyl acetic acid, which is the metabolite of the dopamine, and it is done with the help of monoamine oxidase inhibitor inside the brain. So if you give the drug which block the conversion of the dopamine into DOPAC, dopamine will be available for a longer period of time. ठीक है, सो दो ड्रग है, वन इज द Selegiline, इट इज सेलेक्टिव रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ मोनोऑक्सीडेज बी इनहिबिटर यूज्ड एज एडजंक्टिव थेरेपी फॉर द पेशेंट विद डिक्लाइनिंग और फ्लक्चुएटिंग रिस्पांस टू द levodopa, enhance the effect of levodopa, allow you to reduce the dose and not taken at night because it can cause insomnia. And this Selegiline, it has got neuroprotective effect as well because it slow down the process of the disease. लेकिन मैं आपको बताऊँ ये दोनों ड्रग्स इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसका एक MCQ आ सकता है या इसमें से आपसे कोई पूछ सकता है, लेकिन आम तौर पे ये दोनों ड्रग्स इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होते। The other group is this catechol or methyl transferase inhibitor. ठीक है ना, which convert the dopamine into the O methyl dopa.
this convert the dopamine into one of the metabolite, which is the 3-O-methyl dopa. So we use this drug. Okay, there are two drugs in this group. One is the entecapone and the other one is the tolcapone. One is the entecapone and the other one is the tolcapone, और it's available in combination levodopa carbidopa जो कि साइनेमेट में, लेकिन ये नई ब्रांड है डोपाकॉन के नाम पे, और इसमें levodopa carbidopa और entecapone ये तीनों ड्रग है. ठीक है ना, इसमें entecapone भी है, इसमें levodopa भी है और इसमें carbidopa भी है. ये तीनों ड्रग्स मिला के फिर एक फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन. So these drugs they basically convert the dopamine into 3-O-methyl dopa, और इस तरह डोपामीन की जो concentration है inside the brain वो कम हो जाती है. ठीक है. There are some of the adverse effects of these drugs, like they are hepatotoxic, and due to decreased level of dopamine they can cause dyskinesia, nausea, confusion. So dose of the levodopa has to be reduced. ठीक है ना. जब आप ये और drugs ऐड करते हैं, यानी डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट को ऐड करते हैं, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर को ऐड करते हैं, या मानो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर को जब आप ऐड करते हैं, तो डायरेक्टली आप डोपामीन जब आप बाहर से देती है उसके डोज को आप कम करते हैं. ठीक है. कैन आल्सो कॉज डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हाइपोटेंशन एंड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन. ठीक है. Another drug which is the apomorphine, it is also a dopamine agonist. It is given subcutaneously. Effect begin within 10 minutes. Nausea is troublesome and pre-treatment with antiemetic या domperidone हम देते हैं, लेकिन ये भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है. हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल हो, लेकिन यहाँ पे ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता. ठीक है. This is another very important drugs with this is amantadine. Amantadine इंशाल्लाह हम एंटीवायरल में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. This is basically an antiviral drug. ठीक है. इट इज़ यूज फॉर सो मेनी इन्फेक्शन. इट इज़ यूज इन द बर्ड फ्लू, इट इज़ यूज इन द कॉमन फ्लू. ठीक है. बहुत सारी कंडीशन में ये यूज़ होते हैं. ठीक है. इट इज़ यूजुअली यूज इन द चिकन, ये जो मुर्गियों को फ्लू होती है, ठीक है, उसमें ये यूज़ होते हैं. ठीक है. ये लाइव स्टॉक वाले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो इट इज़ बेसिकली एन एंटीवायरल ड्रग. ठीक है. लेकिन बाय सम अननोन मैकेनिज्म इट एमेलियोरेट द सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज़. और अक्सर हम पार्किंसन की जब ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें पीक के मर्ज भी लिखा होता है, वो भी इन मरीजों को देते हैं. ठीक है. इट इज़ एन एंटीवायरल एजेंट. द मोड ऑफ एक्शन इन पार्किंसन इज नॉट क्लियर. मे इंक्रीज द सिंथेसिस इन द रिलीज ऑफ द डोपामिन फ्रॉम द नर्व्स. दिस मे बी द पॉसिबल मैकेनिज्म. Antagonize the effect of adenosine at adenosine A2A receptor, which are receptors that may inhibit the D2 receptor function, less efficacious than levodopa. ये तो जाहिर बात है. Benefits may be short-lived, often disappearing after only a few weeks of the treatment. So it may favorably influence the bradykinesia, rigidity, and tremor in Parkinson disease. ठीक है. Parkinson के यही 4 सिम्टम है. So हो सकता है कि ये जो tremor और rigidity है इसको ये कम कर सके. ठीक है. The other group of drug is the acetylcholine blocking agent. These are the drugs which decrease the function of the acetylcholine. So इसमें benztropines, benzhexol, bipyridine, trihexyphenidyl, orphanedrine, procyclidine. These are centrally acting antimuscarinic drugs. They antagonize the effect of acetylcholine. They decrease the imbalance between the neurotransmitter acetylcholine and dopamine. They improve the tremor rigidity but not the bradykinesia. ये tremor और rigidity को improve करते हैं, लेकिन bradykinesia को improve नहीं करता. सो ये ऑलरेडी हम ये जो ड्रग्स है एंटीमस्करिनिक ड्रग्स, ये एएनएस में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ड्रग्स में हम ये पढ़ चुके हैं, इनके एडवर्स इफेक्ट और वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. इट इज़ दीज आर जस्ट लाइक एट्रोपिन. जो एट्रोपिन के एडवर्स इफेक्ट जिनको याद हो तो इनके एडवर्स इफेक्ट और इनकी क्लिनिकल यूजेस वो सारी चीज़ें बस ये इसकी इतनी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा. ठीक है. सो दिस इज़ द समरी. Parkinson disease, it is characterized by decreased the dopamine, and it is also characterized by the increased cholinergic activity. So it lead into the bradykinesia, akinesia, tremors, and rigidity. And the treatment option is give dopamine, then decrease the cholinergic activity, and then decrease the metabolism of the dopamine, and then increase the stimulation of the dopamine receptor. Thank you very much. Thank you. God bless you all. Don't forget to subscribe my channel, Pharma Medica and Dr. Nizamuddinutmani. मेरे स्टूडेंट्स इस मामले में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह इससे बेहतर वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करता रहूँगा. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.